Good morning, student. We have talked about previous topic लाइफ स्पान। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में लाइफ स्पान जो होता है वो बाकी सारे फिजिकल फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अभी के क्लास में हम लोग कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक लाइफ स्पान के बारे में जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीजें जो होती हैं वो ट्रू होती हैं। पहला उनका बर्थ और दूसरा उनका डेथ। ये दो बातें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा ट्रू होती हैं, बर्थ और डेथ। अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली क्या है कि मैंने ये कहा कभी कि हमेशा ये कभी कभी डिस्कशन में आता है कि डेथ इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। डेथ जो होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो डेथ को हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, डेथ को हम लोग कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। एक बात यहाँ पे मैं ये डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर हम ये कहते हैं कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एक्सेप्शन है। इस डेथ का जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में डेथ जो होता है वो अल्टीमेट एंड होता है। लेकिन इस बात के भी कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन है इस बात के कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनके लाइफ स्पान में इनका डेथ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनका डेथ नहीं होता। क्या कहना है इस बात का, क्यों ये चीज हमारे डिस्कशन में आया। एक्चुअल में जब हम रिप्रोडक्शन में आगे जब पढ़ेंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके रिप्रोडक्शन का मोड जो होता है वो होता है सेल डिवीजन। वो क्या होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेल डिवीजन। अब जैसे मैंने ये कहा कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने ये कहा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने कह दिया ए। ठीक है, ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन के बाद ये अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक करेगा और दो नए नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। मैंने ये कहा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दो नए नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये जो दो नए सेल बन रहे हैं ये दो नए सेल भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे ही रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, ये जो ए था इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन इसी के प्लाज्मा से, इसी के बॉडी पार्ट से अलग अलग रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अल्टीमेटली कहीं पे भी डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ बट इट हैव एन एक्सेप्शन known as unicellular organism. Unicellular organism. We will further continue our study. हमने लाइफ स्पान को डिस्कस किया था, और इस लाइफ स्पान को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसका पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा क्या क्या पार्ट का नाम है। जो पहला फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो उनके लाइफ स्पान का पहला फेज जो होता है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, उसके बाद जुवेनाइल फेज के बाद जो अगला लाइफ स्पान में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फेज आता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, या फिर इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो दो नाम से इस फेज को जानते हैं, पहला वेजिटेटिव फेज और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा जो फेज है इसमें उसको हम कहते हैं सेनेस्केंस फेज। तीनों फेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में आते हैं। जुवेनाइल फेज बर्थ के जस्ट आफ्टर का जो टाइम पीरियड होता है उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, और डेथ के जस्ट पहले का जो पीरियड होता है, जो लाइफ स्पान होता है, उसको हम कहते हैं सेनेस्केंस फेज। जुवेनाइल सिंपल सा हम इसको बचपन कह सकते हैं।
जुवेनाइल को हम क्या कह सकते हैं, बचपन, और सेनेस्केंस को हम वृद्धावस्था कह सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें, वृद्धा अवस्था यानी कि बुढ़ापा। ठीक है, इन दोनों फेज के बीच में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बचपने के बाद यानी कि जुवेनाइल फेज के बाद जब वो ग्रो करता है और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, यानी कि वो इस काबिल बनता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो उस फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो 3 फेज, पहला जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, सेनेस्केंस फेज, यानी कि बर्थ के आफ्टर, जस्ट आफ्टर का फेज जो है वो जुवेनाइल फेज, बचपना का फेज, वेजिटेटिव फेज, और सेनेस्केंस फेज जो डेथ के पहले का जो बुढ़ापा का जो फेज होता है उसको हम सेनेस्केंस फेज कहते हैं। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम जो है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। हम यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड फेज है और ये थर्ड फेज है। तो हमको इस सेकेंड फेज के बारे में हमको डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करना है, वेजिटेटिव फेज यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन, इसका डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन का, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं जिस रिप्रोडक्शन के बारे में, वो रिप्रोडक्शन इन एक्चुअल में है क्या, वो रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस by which organism produces new offspring of their own kind। क्या है यहाँ पे डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कुछ नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। वो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके साथ कंडीशन होता है कि वो उन्हीं के काइंड के होते हैं, मतलब उनके जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जब कोई गाय है जब ये रिप्रोडक्शन करेगी, जब कोई काऊ है जब ये रिप्रोडक्शन करेगी, जब ये काऊ रिप्रोडक्शन करेगी तो एक काऊ प्रोड्यूस करेगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि रिप्रोडक्शन में एक कंडीशन यहाँ पे क्या क्या, इसके डेफिनेशन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने काइंड के, अपने तरह के और नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिंपल सा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ पे हम अपने डिस्कशन में अगला एक चीज लेके आएंगे कि ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन, जैसे हमको ये पता है कि डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन हम करते हैं, तो न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमको एनर्जी चाहिए होती है। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम फूड कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके उससे हम एटीपी प्रोड्यूस कराते हैं। एक्सक्रीशन क्यों करते हैं, बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। तो आखिर ये जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लाइफ में ये जरूरी क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है। डाइजेशन के बारे में आपको पता है, न्यूट्रिशन के बारे में पता है कि उनका रोल क्या है ह्यूमन के उसमें। तो ऐसे ही ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। वो क्या है, जैसे समझो कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में रिप्रोडक्शन जैसा कोई चीज ना हो, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में रिप्रोडक्शन जैसा कोई चीज ना हो, तो अगर रिप्रोडक्शन जैसे कोई चीज ना हो तो क्या होगा। जैसे मान लो कि मैं ये कहता हूं कि आज के पास जितने भी काउज हैं उन काउज का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या उससे क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस उससे ये आएगा कि काऊ का एक फिक्स लाइफ स्पान है, एक लाइफ स्पान के बाद वो काऊ जो है वो उस काऊ का डेथ होगा, फिर दूसरा काऊ उसका भी डेथ होगा, तीसरा काऊ उसका भी डेथ होगा। यानी कि जितने भी काउज हैं उनके लाइफ स्पान में जो सेनेस्केंस आएगा उसके बाद डेथ होगा, मतलब वो डाई करेंगे, मरेंगे। और मरने के बाद एक टाइम ऐसा है कि इस अर्थ के जितने भी काउ स्पीसीज के जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। तो पहली बात ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है
ताकि जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज के लिए कोई भी स्पीसीज का अर्थ पे एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के बाद तीसरे जनरेशन में ये स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे, इस वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी है। अभी मैंने ये कहा कि मान लो रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, कभी कभी क्या होता है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लीजिए कि अगर आप जैसे कहते हो कि रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, मान लो कि वैसे ही डेथ ना हो, डेथ का जो स्टेज है वो ना ही आए, तो फिर तब भी तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनी रहेगी। उस केस में क्या होगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे, जब आप जाके वहां पे एनवायरनमेंट के चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे एक चीज आपको बताया जाएगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पहले के टाइम पे मान लो एक टाइम पे 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, अभी मान लो 45 डिग्री है। हो सकता है 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो वो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब क्या है कि मान लो कि अगर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म वर्षों से बना हुआ है, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी नहीं हो रहा है, तो क्या ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी इतनी कैपेबल होगी कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जाके वो अपनी बॉडी को सर्वाइव करा पाए? यानी कि दो चीजें, एक एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन बना रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा, रिप्रोडक्शन ही वो हमारा एड होता है जिसके थ्रू हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंज कर पाते हैं, ताकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहे और स्पीसीज जो है उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो सिग्निफिकेंस जैसा क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वहां पे आपको ये बताना होगा सिंपली, कोई भी तरीका आप पहले वाला एग्जांपल लेके या दूसरा ये डेथ का एग्जांपल लेके, चेंजिंग एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेके आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी भी स्पीसीज का अर्थ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। एक आपने 11th क्लास में जब ये पहला चैप्टर पढ़ा होगा, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली उसका रेफरेंस ले रहा हूं, तो वहां पे आपको एक चीज बताया गया होगा। वहां पे क्या बताया गया होगा कि जो रिप्रोडक्शन है इस रिप्रोडक्शन को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक माना गया, यानी कि मैं जो बातें कह रहा हूं उसको एक सिंपल वे में समझना। मैंने ये कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म ए है, तो ये अगर रिप्रोडक्शन करेगा, अगर ये पहले रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो यानी कि इस बात से हमको ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो लिविंग होते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कहने का क्या मतलब है कि हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग होगा, हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। म्यूल के बारे में, इनफर्टाइल ह्यूमन के बारे में आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल में आपको वहां पे समझाया गया होगा। तो मैं सिंपली ये कहता हूं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक लिविंग का कैरेक्टर है। दो बातें सिग्निफिकेंस में, एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बना रहे उसके लिए, दूसरा ये कैरेक्टर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसमें हम आगे क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसको यहाँ पे, रिप्रोडक्शन हमने जान लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये क्यों जरूरी है। अभी हमको यहाँ पे आगे क्या डिस्कशन करना है इस टॉपिक में, आगे हमको डिस्कशन करना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आगे हमको डिस्कशन करना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान देना, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं, उनके रहने का जो हैबिटेट है वो अलग है, उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो दो बातें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर रिप्रोडक्शन का टाइप क्यों डिस्कशन करने जा रहे हैं।
एक्चुअल में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग बॉडी का उनका स्ट्रक्चर है, इस वजह से उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के टाइप जब डिस्कस करेंगे तो हमको पता है कि बेसिकली रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक करके सारी बात इसमें समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, डिफरेंस समझते हैं और इस डिफरेंस के साथ साथ आपका इंट्रो भी हो जाएगा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। 10th क्लास में आपने बहुत सारी चीजें इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। पहला सिंपल सा चीज है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन के जितने भी स्टेजेस होते हैं, वो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टेप एक सिंगल पेरेंट वो जो होता है वो परफॉर्म करता है। यानी कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म काफी है। दूसरी तरफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जो होता है ये जनरली बाई पेरेंटल होता है। जनरली ये क्या होता है? बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल, ये क्या होता है? बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब यहाँ पे दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक जो होगा वो मेल होगा और दूसरा जो होगा वो फीमेल होगा। एक जो होगा मेल होगा और दूसरा जो होगा फीमेल होगा। अब यहाँ पे कुछ रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरे में ड्यूअल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो कुछ रीजन है यहाँ पे, उसको हम अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, यहाँ पे कभी कभी हमारे दिमाग में एक एक्सेप्शन के तौर पे एक चीज आता है, एक्सेप्शन भी आता है। क्या वो एक्सेप्शन आता है? देखो, हम अगर यहाँ पे पेरेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जनरली हमारे माइंड सेटअप में आता है कि यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, दो अलग अलग एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और जितने भी मोनोथेलिक प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और मोनोथेलिक प्लांट, दोनों में क्या डिफरेंस है हम आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाले पोर्शन में डिस्कशन करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट हो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और मोनोथेलिक प्लांट ऐसा प्लांट जिसपे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। यानी कि हो सकता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो लेकिन मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, उसको भी मोनोथेलिक प्लांट कहेंगे। और हो सकता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल और सारे के सारे फ्लावर एक ही प्लांट पे हो तो उसको भी मोनोथेलिक प्लांट कहेंगे। तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन के तौर पे लेके चल रहे हैं? एक सेंस की बात है, यहाँ पे एक सेंस की बात है, उस सेंस में हम इसको एक्सेप्शन मान रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे बाई पेरेंटल कहने का मतलब क्या है कि एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट वहां पे इन्वॉल्व होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, डू नॉट अकर। ठीक है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मस्ट अकर। दोनों बातों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस दो अलग अलग शब्द को मिला के बना है, एक गैमीट और एक जेनेसिस। गैमीट जो होता है वो गैमीट के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। गैमीट मान लो कोई एक सेल होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। एक्चुअल में ये जो गैमीट होता है, गैमीट का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? गैमीट एक सेल होता है, गैमीट एक सेल है। ये सेल डिफरेंट कैसे है नॉर्मल सेल से? इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये नॉर्मल सेल से हाफ होते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन के कंप्लीट सेल में 46 है
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो उसका गैमीट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम होगा, बाकी सारी चीजें सेम होती है। कहने का क्या मतलब है, एक ऐसा सेल जिसमें नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं, गैमीट। और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन। सुनिएगा ध्यान से, गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे होता है और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। रीजन क्या है दोनों के पीछे, इसको एक्सप्लेन यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से हम करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो जाता है, मैं ये कहता हूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लो गैमेटोजेनेसिस हो जाता है, तो कहने का मतलब क्या था कि एक बॉडी थी, उसमें मान लो 16 क्रोमोसोम थे, ठीक है, इसने गैमीट बनाया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, 8 और 8, ठीक है। अब ये जो सेल है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये एक सेल है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो जो इस सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए उस जनरेशन में, इससे जो बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। जब ये मैच्योर होंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गया अगले जनरेशन में, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गया अगले जनरेशन में। तो पहले जनरेशन में 16 था, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 4 हो गया। मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम का जो सोर्स है नए ऑर्गेनिज्म के पास वो एक ही बॉडी है, और उसने भी अगर गैमीट बना दिया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनको कहीं से एक्स्ट्रा मिलने वाला है नहीं, तो गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते जाएंगे, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते होते एक टाइम ऐसा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम गायब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है हमारे यूनिवर्स में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है, मतलब जितना क्रोमोसोम एक जनरेशन में उतना ही क्रोमोसोम दूसरे जनरेशन में है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा बॉडी है जो क्रोमोसोम अगले जनरेशन को ट्रांसफर करता है, और इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह के गैमीट फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। दूसरा, इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लो कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, मान लेते हैं अगर नहीं होता तो क्या होता। मान लो ह्यूमन का केस लेके चलते हैं, 46 क्रोमोसोम थे मेल में और 46 क्रोमोसोम थे फीमेल में, 46 क्रोमोसोम फीमेल में और 46 क्रोमोसोम मेल में। ये साइन क्या है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, जब इस साइन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना एफ जैसा कुछ बनता है, एफ से क्या होता है फीमेल, और यहाँ पे एरो बनता है, एरो का मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने वाला यानी कि मेल। तो मेल का साइन ऐसे याद रखेंगे और फीमेल का साइन ऐसे याद रखेंगे। तो मान लेते एक बॉडी थी, एक पेरेंट था मेल, दूसरा पेरेंट था फीमेल, गैमेटोजेनेसिस नहीं हुआ, इसने एक सेल दिया, इसने एक सेल दिया, दोनों सेल मिलके एक नया सेल बनाएंगे जिसको हम जाइगोट कहते हैं, फर्दर डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। जब ये फर्दर रिप्रोडक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 184। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 184। फर्दर ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डबल होता जाएगा। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन मस्ट है, वहां होता ही होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे इसको पढ़ने का एक और इसको याद रखने का टेक्निक है। आगे देखते हैं तीसरा डिफरेंस क्या है। तीसरा डिफरेंस इसमें क्या है कि पहली बात सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, डू नॉट अकर, ठीक है। यहां पे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। समझना इस बात को, क्या है दोनों पे डिफरेंस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, कहने का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अपोजिट टाइप के गैमीट यानी कि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होके एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट बने थे। मेल गैमेट था उसमें 23, मान लो ह्यूमन के केस में उसमें गैमेट एक 46, मेल के पास 46 क्रोमोसोम था, गैमेट बनाया 23 हुआ। फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम था, गैमेट बनाया 23 हुआ। दोनों ने फर्टिलाइजेशन करा, एक जाइगोट बनाया, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से रीस्टोर हो गया, 46 हो गए। तो इससे क्या हुआ, फिर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा, मेंटेन रहा। तो चूंकि यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक डिफरेंस अगर आपको याद है तो बाकी सारे डिफरेंस याद करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चौथा डिफरेंस क्या है दोनों में, उसको ध्यान से देखते हैं। देख रहा है, एक वर्ड होता है वेरिएशन, एक वर्ड होता है वेरिएशन। वेरिएशन इज आइदर negligible और absent। यहां क्या होता है, वेरिएशन इज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है, दोनों बातों का समझना। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि एक फादर है और एक सन है, एक फादर है और एक सन है। जनरली हम जब बात करते हैं ह्यूमन के केस में तो हम ये कहते हैं कि एक कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम ये कहते हैं कि भाई उसका नाक उसके मम्मी पे गया है, उसका आंख उसके फादर पे गया है, तो हम ये बातें करते हैं। तो यानी कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम दोनों पेरेंट और चाइल्ड में सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं। लेकिन क्या वो सिमिलैरिटी इस हद तक होती है कि फादर और सन में या फादर और चाइल्ड में कोई डिफरेंस ना क्रिएट किया जा सके? ऐसा तो नहीं है। फादर और सन में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन उन सिमिलैरिटीज के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। सिमिलैरिटीज के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी वहां पे होते हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी से किस तरह से किन किन कैरेक्टर्स में डिफर करती है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब समझना है यहाँ पे, यहाँ एक सन के अंदर उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो फादर से और मदर से, फादर से या मदर से, दोनों में से किसी एक बॉडी से आए हैं। कुछ कैरेक्टर फादर से, कुछ कैरेक्टर मदर से आए हैं। ठीक है, दो अलग अलग बॉडी ने वहां पे गैमेट दिया था और दोनों गैमेट को मिलाने से नई बॉडी बनी थी। इसलिए दोनों के क्रोमोसोम के थ्रू दोनों का जीन आया होगा और इसलिए दोनों के थ्रू जीन के थ्रू दोनों का कैरेक्टर आया होगा। यहाँ पे किसी तरह का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे एक अगर कोई बॉडी ए है, इसने कोई बॉडी बी प्रोड्यूस की, तो इस बी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, जितने भी जीन हैं, वो सब कहाँ से आए हैं, ए से आए हैं। और जीन ही होता है जो कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ए और बी के जो जितने भी कैरेक्टर होंगे सब क्या होंगे, सेम होंगे। इस वजह से दोनों कैरेक्टर के सेम होने की वजह से इनमें डिफरेंसेस बहुत, यानी कि वेरिएशन बहुत कम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन बिल्कुल एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ कैरेक्टर फादर से आए, कुछ कैरेक्टर मदर से आए, दोनों ने कैरेक्टर नोट किया। अब जब बच्चे को हम एक किसी बॉडी से कंपेयर करते हैं तो बच्चा ना कम्प्लीटली मदर के जैसा होता है और बच्चा ना कम्प्लीटली फादर के जैसा होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि वेरिएशन सिग्निफिकेंट होता है और यहाँ पे वेरिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, उनको डिस्कशन कर लेते हैं बाकी। फर्दर क्या डिफरेंस है, पांचवा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये फास्टर प्रोसेस है, फास्टर प्रोसेस है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये स्लोअर प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है। इसको आप एक टाइम के साथ, टाइम ओरिएंटेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्या है उसका मतलब, यहाँ पे
दो अलग अलग पेरेंट नहीं थे, मतलब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था वो एक ही बॉडी परफॉर्म कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे किसी मेट को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मेल है तो फीमेल को ढूंढो, फीमेल है तो मेल को ढूंढो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो जब एक बॉडी कैपेबल होगी रिप्रोडक्शन करने के लिए तो कर सकती है, पहली चीज ये। दूसरा, किसी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो टाइम भी इनके पास बच जाता है। तीसरा, किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो टाइम भी बच जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक फास्टर प्रोसेस मानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेट की जरूरत होती है, मेट के बाद क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है, फिर उन गैमेट को एक दूसरे के पास ले जाकर फर्टिलाइजेशन कराना होता है। तो इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, स्लोअर प्रोसेस मान के चलते हैं। ठीक है, एक जो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे और आगे भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद के टॉपिक में उसको हम लेके आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ होता है, ये ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होता है, जब किसी बॉडी का एग्जैक्ट कॉपी अगर हम प्रोड्यूस कर दें, मतलब दो बॉडी के बीच में बिल्कुल कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे दोनों बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का क्लोन कहते हैं। तो यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा कि वेरिएशन या तो एब्सेंट होता है तो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें और जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। तो इस वजह से हम उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट का क्लोन होता है, आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्लोन नहीं होता है, यहाँ पे क्लोन जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिनको आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना होगा, जो आगे हम चल के यहाँ पे डिस्कशन में लेके आएंगे। ठीक है, चलो।